जैन फ्रेंड, हम एनसीईआरटी को अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन उनको इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि ये हर एक एग्जाम में, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंस इसका अधिक रहता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर इन्हें हम क्लास वाइज भी डिस्कस करते हैं, जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए भी समस्या ये रहती है कि कई बार इन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता है। बस ऐसे ही या तो स्टूडेंट से इनको पढ़वा दिया जाएगा कि भाई एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिए, या फिर क्लास में भी किसी तरीके से लिखवा के और भी अलग अलग तरीके से इनको खत्म कर दिया जाता है। बट हम इनके हर एक शब्दों के मतलब को समझेंगे, किस तरीके से इनमें हर एक शब्द के क्या मतलब हैं। ये नई एनसीईआरटी है, इसी बेस पे हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। इसी टारगेट को लेके चल रहे हैं कि आपको समझ विकसित हो सके इस एनसीईआरटी की। बिल्कुल निश्चिंत होकर इस क्लास को आपको देखना है। और अभी हम कहेंगे नहीं कि इसमें कितनी सारी चीजें अभी कवर कराई जाएंगी, बिकॉज कि बहुत बार हमने कहा कि आप मतलब 20 में ही क्लास बंद हो जाती है, तो कई बार सीरीज ही पूरी नहीं कंप्लीट होती है, तो इसलिए अभी पहले से बोलना अच्छी बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग इसको लेके चलते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर, और यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे क्लास आज की, और समझेंगे यहाँ से सारी चीजें। आप लोगों को बताते चलिएगा हमको कि क्या सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं दिखने में, और जो चीजें लिखी जा रही हैं वो भी क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो हम देखेंगे भाई इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इंट्रोडक्शन किस चीज का देखने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ये आखिर सोशल साइंस के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, ये क्या है सामाजिक विज्ञान। आज तक इसी बात पे लेके चर्चा कहीं कहीं होती रहती है, तो ये हम बात करेंगे कि क्या है सोशल साइंस। पहले ये बताने का प्रयास एनसीईआरटी वाला भी किया है, और एनसीईआरटी को ही बताने का प्रयास हम करें तो हमको भी ये चीजें बतानी होगी। समझते हैं हम लोग। पहली बात तो यह है कि इसमें भाई क्यों जो है हमको ये जरूरी है, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग इस सामाजिक विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं इस सोशल साइंस में। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट आता है, पहला इसमें जो सब्जेक्ट आएगा, ए नाम से जाने, का नाम से जाने, आप जैसे भी जानना चाहें समझिए। तो इसमें क्या आएगा, भारत एवं विश्व का भूभाग और उनके निवासी। यानी भारत ये जो हमारा देश है, इस देश में रहने वाले लोग, और साथ में इस पूरे देश के बारे में चर्चा की जाएगी। उसी को हम लोग किसके अंतर्गत रहते हैं, तो इसको भी वही सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। जो लोग यहाँ रहेंगे ये लोगों को इसी के अंतर्गत माना जाएगा, और साथ में यहाँ के भूभाग को भी हम लोग क्या कहेंगे कि इससे अंतर्गत रखते हैं। आगे आते हैं तो पहला इसमें से निकल के आता है कि भाई पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, मतलब हम देखेंगे कि कौन सा स्थान किस जगह स्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम भारत की अगर बात करें तो भारत कहाँ स्थित है, तो हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसके बीच में इस तरीके से भारत है, तो इसकी स्थिति बताई जाती है, इसके लोकेशन की बात की जाती है। आज समझ में आई। फिर इसमें बात की जाती है कि महासागर और महाद्वीप के बारे में, तो हमें बताया जाता है कि 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं। ये चीजें भी इसमें डिस्कस की जाती है।
ठीक है, कितनी आसान बात है। तो ऐसे ही हम लोग ये सारी चीजें समझते चलेंगे। स्थल रूप एवं जीवन, यानी कि यहाँ का स्थल रूप कैसा है, तो हमको देखने को मिलता है कहीं पठार मिलते हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, कहीं नदियां मिल जाती हैं, तो कहीं मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। इन सारी चीजों के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। वहां हमारा जीवन कैसा होगा, ये चीजें हम यहाँ समझते हैं। इतिहास, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, जिसको हम नाम क्या देंगे दूसरे नंबर पे, तो अतीत के चित्रपट, मतलब हम जो चीजें बीत गई हैं, जो चीजें बीत गई हैं उनके बारे में कुछ समझेंगे। और बीती हुई चीजों का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, भी इतिहास कहलाता है। तो हम इतिहास के कुछ टॉपिक देखेंगे। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं जियोग्राफी। इसको हम जियोग्राफी कह देते हैं, भी इसमें जियोग्राफी की बातें हुई हैं। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है अभी हम हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतिहास की बात कर रहे हैं। यहाँ इसके टाइम लाइन के बारे में बताया जाएगा कि क्या चीजें हैं यहाँ की टाइम लाइन, अगर हम बात करें कैसे यहाँ का समय सारणी है, कि कब जो है यहाँ पाषाण काल था, और कब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और कब यहाँ पे वैदिक पीरियड था, तो कब आ गए बाबर छाबर, और फिर बीच में कभी आ जाता है यहाँ पे वास्को डी गामा, तो फिर आ जाते हैं महात्मा गांधी। ये सब कैसे हुआ इसी में समझेंगे। इंडिया अर्थात भारत, भारत के बारे में बताया जाएगा अच्छे से कि भारत क्या है। भारत का नाम तक जो पड़ा है ये किन रीजनों से पड़ा है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। भारत को आर्यवर्त कहते हैं, जम्बूद्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। ये जो ढेरों सारे नाम हमने रखे हैं, ये सभी नाम किस बेस पर रखे गए हैं, ये सारी चीजें भी हम इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर भारतीय सभ्यता के बारे में अगर बात करते हैं, हमारी सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर अदर सभ्यताएं, जैसे जो हमको एक सभ्य जीवन और सभ्य मानव के रूप में प्रदर्शित करती है, इनके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये सारी चीजें इसी में आती हैं। फिर अगला टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान की परंपराएं, मतलब आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर का मतलब है कि हम किस तरीके का पहनावा है हमारा। जैसे अभी यहाँ पे जो मतलब हम लोगों को शर्ट ये होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें केरला के साइड में, हम देखें कि इधर जो है जम्मू कश्मीर के साइड में, तो वहां पे महिलाओं का पुरुषों का पहनावा कैसा है, बोल चाल की भाषा कैसी है, उनके भोजन किस प्रकार के हैं, नंबर्स ऑफ वैरायटीज उनके फूड्स होते हैं। कोई वहां पे आलू भटूरे खा रहा है, तो कोई जो है उधर डोसा खाने वाला है, तो कोई कढ़ी खाने वाला है। ये सारी चीजें जो चलती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, भाई हमारे कल्चर हैं, हमारी संस्कृति है। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग डांस चलते हैं, अलग अलग पहनावे चलते हैं, अलग अलग भाषाएं चलती हैं, अलग अलग बोलियां चलती हैं। हम कहेंगे कि ये हमारे कल्चर हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग अपने कल्चर के अंतर्गत रखेंगे। भारत की संस्कृति की जड़ें इसके अंतर आएंगी। विविधता में एकता, एक में अनेक, मतलब है कि हमारा देश तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे तरह के लोग यहाँ रहते हैं, तो फिर भी हमारे यहाँ एकता कैसे है, ये औरों के लिए परेशानी बनी है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि किसी घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। माने लड़ाई झगड़े का मतलब है कि उस तरीके से हो, बट ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरह से अलग हो जाएं, टूट के अलग हो जाएं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं हमको मिलती हैं। फिर इसी में हम देखेंगे अगला क्या, कि शासन और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, मतलब हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, हमारे यहाँ शासन भी चलता है। शासन किसका चलेगा, तो लोगों का शासन चलता है, अपने ही लोगों के लिए शासन चलता है। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या है भाई, डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी यानी कि लोगों का एक तरीके का शासन अपने ही लोगों के लिए, तो इसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, परिवार और समुदाय,
कि परिवार किससे कहते हैं, फैमिली क्या है, कितने तरह की होती है। लोकतंत्र में और चीजें अगर समझेंगे तो आधारभूत यानी कि शासन के बारे में, कि यहाँ शासन कितने तरीके का है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अलग तरीके से बांटेंगे। फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। आगे हमको मिलता है इसी में कि लोकतंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, जैसे अभी प्रधान जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, लोकल क्षेत्रों में अपना शासन चलाते हैं। इसी बेस पे सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। फिर क्या शहरों में भी ऐसा होता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ऐसे शहरों में म्युनिसिपालिटीज होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, तो इस शहरों में भी हमको देखने को मिलता है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। आगे क्या बच जाता है, तो आगे अभी एक चीज और बचा है, और वो क्या है, वो है 5वां इसमें टॉपिक, जिसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हमारे आसपास के आर्थिक जीवन। आसपास का जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक जीवन का मतलब हम पैसे कहाँ से लेके आते हैं, हमको पैसे मिलते कैसे हैं, हम कौन सा काम करते हैं, तो हम किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ये सारी चीजें। तो इसमें जैसे आसपास की आर्थिक गतिविधियां, हम पैसे कहाँ से लाएंगे, ये जो अभी इसमें ढेरों सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। क्लास 9 में पालमपुर जैसा एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर कार्य का महत्व, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, काम कोई छोटा हो बड़ा हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये सारी चीजें हम सोशल साइंस में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये तो बस बताया गया है। आगे समझते हैं हम लोग, आगे क्या हमको समझना है, तो आगे समझना है कि आइए कुछ बेसिक बातों को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, ये सीखने वाली बातें हैं। हम क्यों इसको बता रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ से ना जो चीजें हम छोड़ के चले जाते हैं, वो चीजों के बारे में थोड़ी सी हमारी थिंकिंग डेवलप होगी। थिंकिंग डेवलप होने का मतलब है कि आपको सोचने समझने की थोड़ी सी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम इनको समझ रहे हैं, बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं है। थिंकिंग हमारी डेवलप हो जाएगी। चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या समझना है, इसमें हमको समझना है भाई, पहली बात इसमें हम ये समझ लेते हैं कि आइए हम लोग क्या पता लगाते हैं कि यहाँ पे हमने चित्र को देखा, क्या ये चित्र जो अभी दिया गया आपने देखा, हमने देख लिया है, झील में पानी कहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ ये जो झील बनाई गई है, इसमें पानी कहाँ से आएगा, कहाँ से जल की मात्रा आ रही है, सड़क का निर्माण किसने क्यों किया होगा, माने जो सड़क यहाँ बनी है, ये सड़क किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा, क्या इसके रीजन है। ठीक है, फिर छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते होंगे, उनका क्या इतिहास रहा होगा, उनका क्या भविष्य है, मतलब जो बहुत छोटे से घर में रहेंगे उनका क्या यहाँ पे इतिहास रहता है, किस तरीके से वो डेवलप करेंगे, क्यों वो ऐसे रहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना ही हमको क्या कहेगा कि ये सोशल साइंस के अंतर्गत ही इन सारी चीजों का हमको अभी अध्ययन करना है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अपने कुछ आंसर वगैरह लिख सकते हैं, बट नहीं भी चाहेंगे तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब आगे हम अगर इसमें पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसी के साथ हम देखते हैं कि भाई हमें और भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे 21वीं सदी में यदि आप इसे नहीं समझ सके तो जल्द ही इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब 21वीं सदी हम आपको बताएंगे कि क्या होती है, 21वीं सदी किसे कहते हैं, वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी क्या है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। आप निश्चिंत रहिए, एकदम सब कुछ बताया जाएगा। तो इस बात से सभी सहमत हैं कि यह समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीकी में तीव्र विकास हुआ जिससे हमारे जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए गए, दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, शस्त्र से बढ़ते हुए सामाजिक तनाव का सामना कर रहा है। हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौती के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और विश्व भर में
अधिकाधिक लोग यानी कि अधिकतर लोग यह सोच रहे हैं कि मानव के समक्ष आने वाली समस्याओं का किस प्रकार हल करें, हमारा समाज किस प्रकार शांति और समर्थता के साथ जीवन जीने सीखे, हम किस प्रकार इस सुंदर ग्रह पृथ्वी जिसे हम सभी साझा करते हैं रक्षा न केवल अपने लिए अपितु बल्कि रहने वाले सभी प्राणियों के लिए करें। मतलब कि इस समय में ढेरों सारी समस्याएं आ रही हैं। वो समस्याएं कैसी हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही डेवलप हो रहे हैं वैसे ही बहुत सारे युद्ध आ रहे हैं, नए नए अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, अलग अलग समस्याएं आ रही हैं। तो इनका हम सामना कैसे करेंगे, ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। हम मिलके कैसे सामना करेंगे और हमारे लिए ऐसा मतलब कोई समाधान ढूंढा जाए जो केवल मानव जाति के लिए ना बल्कि पूरे इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए लाभकारी हो, सभी की समस्याओं को दूर करने वाला हो। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे ढूंढने हैं। अब एक बहुत ही मौलिक प्रश्न बहुत सरल है लेकिन इसके उत्तर सरल नहीं है। इनके बारे में हमको ये सारी चीजें समझनी है। कहने का मतलब है कि जितनी सारी चीजें हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो सामाजिक विज्ञान के कई विषय भी होते हैं, जैसे इसमें होता है जियोग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान, ये बहुत सारे विषय इसी में आते हैं सोशल साइंस के अंतर्गत जिनके बारे में पढ़ने हैं हमको। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ये हमने एक बार देख लिया तो एक तरीके का इसका सिलेबस हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले से। अब हमको क्या करना है, तो अब हम लोग यहाँ से आते हैं और ए स्टार्ट होता है पहला चैप्टर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। बहुत ही अच्छा चैप्टर और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब आपके सामने और आप भी इनको ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। मे भी आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी और अगर अभी कुछ नहीं समझ में आया है तो अभी कुछ समझाया ही नहीं गया है, अभी तो चीजें स्टार्ट हो रही हैं। और ये चैप्टर हमारे पास पहला क्या आता है, तो बड़ा ही सुंदर चैप्टर है। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, यानी कि हम क्या देखने वाले हैं, अर्थ की लोकेशन, यहाँ अलग अलग स्थानों की लोकेशन के बारे में, कौन सा स्थान कहाँ स्थित है, इन सारी चीजों के बारे में हम समझते हैं। तो पृथ्वी के अंतरिक्ष में स्थिति जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है, यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है, ऐसा आर्यभट्ट ने 500 ईसा पूर्व में कहा था। आर्यभट्ट ने ये बात कब बोला है, आर्यभट्ट ने कहा है बहुत समय पहले कि भाई जानते हैं पृथ्वी क्या थी। तो पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है एक तरीके से हम उसी को कहेंगे कि ये ऐसी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब कुछ को ये लगेगा कि केवल ऊपर रहे, नहीं भैया चारों तरफ रह रहे हैं, यही तो इसका ऊपरी भाग कहलाएगा। तो इसी को बताया गया है आर्यभट्ट के द्वारा। आगे समझते हैं हम लोग, आगे इसमें क्या समझते हैं, तो ये अर्थ यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, पृथ्वी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अब हम पहले तो मानचित्र के बारे में समझेंगे। ठीक है, मानचित्र ही बताएगा हमको कि कहां से कहां तक क्या चीजें होती हैं। तो मानचित्र क्या है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं, निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे करते हैं, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम देंगे और आज की ही क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। यहाँ पर पहले आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, आप इनको समझिएगा फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए
आप सोचिए कि अगर पहली बार किसी नगर की यात्रा करते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं और पहली बार किसी शहर की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप गए थे, आप गए और वहां जाने के बाद आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, बढ़िया, आपको लगा कि हम चलते हैं, घूम के आते हैं, और आप भी यात्रा कर रहे हैं, और आपको जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए किसी स्थान व्यक्ति से पूछ सकते हैं। जैसे आपको जाना है देहरादून, आपने कहा जी हम घूमने जाएंगे, हमने कहा जी चलते हैं, तो चल दिए हम लोग घूमने। अब वहां पूछना पड़ेगा ना किसी से कैसे जाना है, कहाँ कहाँ बढ़िया प्लेस है, कहाँ टूरिस्ट प्लेस मिलेगा, कहाँ हम घूम सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षा में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी जो पहले हमने पढ़ा होगा जब आप छोटे थे। तो चलिए अब हम एक खेल खेलते हैं कि एक छोटा सा नगर है और मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी से अभी अभी उतरे हैं, मानचित्र पर अंकित बैग में जाना चाहते हैं, मानचित्र के अंकित बैग में जाना चाहते हैं, मानचित्र को समझना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग है, या इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय, संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में एक मानचित्र उपयोग में आता है। चलिए कुछ ऐसे चित्र दिखाए गए हैं और ये बताया जाता है इस मानचित्र के बारे में, समझिएगा कुछ चीजों को। अभी इसमें हम देखिए आपको ज्यादा चीजें नहीं बताते हैं, बस केवल लोकेशन बता देते हैं थोड़ा सा, इसलिए हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। कुछ भी नहीं आपको आता है कोई बात नहीं है, आपको बहुत कुछ आता है कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ना अलग अंदाज रहता है। चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और फिर लास्ट तक लेके उनको आराम से चलिए। जैसे रेलवे स्टेशन है, विद्यालय है, चिकित्सालय है, बाजार है, नगर पंचायत है, बैंक है, संग्रहालय है, तो आपको इन सब में कुछ नहीं याद रखना है, एक चीज याद रखना है, ए डायरेक्शन, बस डायरेक्शन याद रखिए। डायरेक्शन को आपको केवल याद रखना है। देखिए जब भी ऊपर जाना है तो आपको नॉर्थ, नीचे तो साउथ, इधर आपको वेस्ट और इधर आपको ईस्ट, बस इतनी चीजें याद रखनी है डायरेक्शन। बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है यहाँ अभी के लिए, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है, कुछ भी यहाँ आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम मानचित्र में जरूरी चीजें जो है उनको समझते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मानचित्र में एक कोई छोटा सा गांव है, कोई बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इन सभी चीजों को अगर हम देखते हैं तो मानचित्र में अगर हम बात करें मानचित्र क्या है, तो मानचित्र एक किसी भी स्थान के बारे में जो बताता है, लोकेशन, वहां की स्थिति, उसको हम मानचित्र कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या देखना है, तो यहाँ पे हमको जो देखना है वो ये चीज समझना है, एटलस के बारे में। एटलस क्या है? एक ऐसी किताब होती है जो मानचित्रों के बारे में बताती है। मानचित्र के बारे में हम देखें तो ये अनेक प्रकार का होता है। पहला भौतिक मानचित्र, मुख्य रूप से जिसमें प्राकृतिक जैसे पर्वत, पठार, महासागर, नदियां, ये सब दिखाए जाते हैं, इनको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। और राजनीतिक मानचित्र जिसमें देश और राज्य की सीमा, नगर, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, इनको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। इन सभी को हम राजनीतिक मानचित्र कहेंगे, जिससे सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी, ये सब अगर दिखाया जाता है उसको राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र का मतलब किसी एक थीम पर आधारित हो। थीम पर आधारित मतलब केवल नदियों को, केवल वहां पे पठारों को, केवल पर्वतों को ऐसे दिखा दिया जाए तो उनको हम नाम देते हैं थीमेटिक मानचित्र।
जैसे तीन मुख्य घटक हैं दूरी। पहले तो मानचित्र में दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने डिस्टेंस पे क्या चीजें हैं। फिर दिशा, डायरेक्शन, जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है, ये डायरेक्शन आपको याद रखना जरूरी होता है। फिर डायरेक्शन के बाद प्राकृतिक चिन्ह, जैसे आपको पहचानने आना चाहिए कि ए अंतरराष्ट्रीय सीमा की लाइन है और ए राज्य के सीमा की बाउंड्री को दर्शाया गया है। ये नदियों का चिन्ह है, ये पर्वतों का चिन्ह है। ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे हमको बताई जाती हैं, ठीक है। यही चीजें हमको ज्यादा जरूरी होती है जानना। आइए अब हम समझते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो एक चित्र और आपको याद रखना है, ये जो अभी दिखाया गया है इसके बारे में भी एक हम अभी बना देते हैं यहाँ से। इसके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि भाई अब डायरेक्शन आपको, अभी तक केवल आप चार बना रहे थे इस तरीके की डायरेक्शन, ठीक है। अभी तक ये आप चार डायरेक्शन बना रहे थे चारों तरफ से, बट अब आपको कैसी डायरेक्शन बनानी है, तो आपको एक तो यहाँ बना लेनी है, दूसरी यहाँ से यहाँ ऐसे बना देनी है, तीसरी इसके बीच में यहाँ बना देनी है, और चौथी इसके बीच में यहाँ बना देनी है, ठीक है। और इनके अब नाम आपको लिख देने हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर हो गया भाई उत्तर है, तो नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया, तो इधर पश्चिम हो गया। अब इन दोनों के बीच का रहेगा, तो दोनों के बीच का तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का रहेगा तो उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच का है तो दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच का है तो दक्षिण पश्चिम। बस ऐसे इसके डायरेक्शन होते हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है, तो इनको नाम दिया जाता है कि भाई इसमें चार दिशाएं जो होती हैं इनको हम लोग प्रधान बिंदु कहते हैं। ये जो चारों पहले हमने बताया तो उनको प्रधान बिंदु कहते हैं, ठीक है, या फिर चतुर्दिश कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो अतिरिक्त होती हैं जिनको मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं, तो चारों बीच में आती हैं इनको मध्यवर्ती दिशा कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये प्रतीक चिन्ह को समझना। इन प्रतीक चिन्ह के बारे में अब आपको समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को हम किस चीज से दर्शाते हैं, तो इनको हम दर्शाएंगे कैसे, इनको हम दर्शाएंगे ऐसे। मतलब ए चिन्ह बड़ी लाइन के लिए है, ए छोटी लाइन के लिए है, ए रेलवे स्टेशन के लिए है, ठीक है। एक चिन्ह याद रखेंगे, ये आप लोगों को यही पूछा जाएगा। ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा जरूरी इस पूरे चैप्टर में एक तो डायरेक्शन, दूसरा ये चीज, और फिर अगर सड़कें हैं तो सड़कों को कैसे दर्शाएंगे। पक्की सड़क को इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधी लाइनों से दर्शाया जाएगा पक्की सड़क को, यहां से ऐसे, ठीक है। और जैसे ही अगर कच्ची सड़क को दर्शाना है तो दो सीधी लाइन, बट बीच में इनमें क्या होना चाहिए, तो बीच में इनमें ब्रेक होना चाहिए। इनको हम नाम देते हैं कि भाई ये कच्ची सड़कें हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी देश की सीमा के बारे में बात करते हैं, कहीं किसी देश की किस तरीके की बाउंड्री है, तो इस पे अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होगा, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय अगर सीमा है तो एक बड़ी लाइन फिर थोड़ा सा पॉइंट, और अगर यही राज्य की सीमा है तो छोटी लाइन और फिर एक पॉइंट। बट अगर जिला को दर्शाना है, जिले की बाउंड्री, तो ऐसे बस बीच बीच में ब्रेक और एक लाइन रहेगी। लेकिन अगर नदी को दर्शाना है तो नदी का चित्र कुछ ऐसा हम दिखा सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे भी दिखाए जाते हैं। कुआं अगर दिखाना है तो भाई एक सर्कल के आकार का, बीच में पॉइंट ऐसे दूसरे कलर का भी कर सकते हैं। तालाब का ये चित्र है, एक चित्र है नहर का, ठीक है, नहर का चित्र है। और ये सेतु, कहीं भी अगर कोई पुल बना है तो उसको दर्शाने के लिए है।
मंदिर को कैसे दर्शाया जाएगा, तो भाई मंदिर को कुछ ऐसा हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसा हम मंदिर को दर्शा देते हैं। अब गिरजाघर को कैसे दर्शाना है, तो एक प्लस का आइकन बनाइए और फिर यहाँ इस तरीके से बना दीजिए। ऐसे ही मस्जिद को दर्शाना है तो इस तरीके से आप मस्जिद का चित्र दिखा दीजिए कि ये क्या हो गई है, ये हो गई है मस्जिद, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से ये मानचित्र में दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद छतरी, इसको कैसे दर्शाना है, तो इसको वही इस तरीके से दर्शा दीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आप दर्शा सकते हैं। अब डाकघर को पीओ से दर्शाया जाता है, और यहां से अगर हम देखते हैं डाक और टेलीग्राफ कार्यालय हो तो पीटीओ से, और पुलिस स्टेशन हो तो पीएस से, पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब बस्तियां अगर दिखानी हो तो ये जो चित्र है बस्तियों के लिए, और कब्रिस्तान दिखाना है तो इस तरीके का। वृक्ष दिखाना है तो ऐसे चित्र दिखाए जा सकते हैं, ऐसे चित्र ग्रीन कलर के। इसमें रंग भी थोड़े से मायने रखते हैं तो रंग को भी ध्यान देना है। और फिर ये लास्ट में घास को दर्शाना है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट एक ग्रीन कलर का होना चाहिए, ठीक है, कलर इसका ग्रीन होना चाहिए। यूं दिखा सकते हैं एक घास के लिए, ठीक। तो ये इसके कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है। आगे अगर हम समझते हैं तो आगे क्या हमको समझना है। अब हम पृथ्वी पर मानचित्र के बारे में समझते हैं। पृथ्वी के बारे में यहाँ पे अगर हमको बात आती है कि भाई हमारी अर्थ है कैसी, इसके बारे में अगर हमको समझना है तो हम क्या करेंगे, तो हम समझ लेते हैं इनको भी। जैसे इतनी सारी चीजों को हमने समझा है वैसे इसे भी हम लोग आराम से समझेंगे। कोई भी प्रेशर आपको नहीं लेना है कि कैसे समझ आएगा, तो बहुत ही आसान तरीके से जैसे अभी तक सारी चीजें समझ आई हैं ये भी समझ आएंगी। कुछ भी इसमें कठिन है नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है, एकदम आराम से हम लोग समझते चलेंगे। तो पृथ्वी पर अगर मानचित्र के बारे में हम कहें, ठीक है, तो ये कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम इसलिए कहते हैं कि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, मतलब पृथ्वी के बारे में बात हो रही है। व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित कर देना संभव नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि समझने के लिए या संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलके के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करके रखने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे किनारे को तोड़े बिना आप नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, आप इसको पूरा उधेड़ के आप ऐसे मानचित्र बना दीजिए तो पॉसिबल नहीं है बिना कहीं से तोड़े। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानचित्र हमारे अर्थ का एग्जैक्ट नहीं बन सकता, बट हमने बनाया है, क्या करना है भाई, एक मान के हमने बना दिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लोब तैयार करते हैं। अब ग्लोब पर अगर हम विचार करें तो एक गोल आकृति जैसा उस पर मानचित्र बनाया गया है, और यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दिया गया है, यहाँ पे जैसे कुछ चीजों को दर्शाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पर कि ग्लोब है, ठीक है, और इनको हम लोग मानचित्र यहाँ पे दर्शा दिए हैं। इंडिया भी हमारे इसमें दिख रहा है, ठीक है। अब हम निर्देशांक को पहले समझ लेते हैं कि निर्देशांक क्या है। तो अगर ग्लोब क्या करता है कि किसी भी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है, अच्छे से बता देता है सारी चीजों को। तो हम क्या देखते हैं, अब हम निर्देशांक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। निर्देशांक क्या है, तो अगर हमको किसी नगर या कस्बे की एक बड़े बाजार की कल्पना करनी है और जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं, आप एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, तो आपका मित्र यदि नहीं जानता है कि दुकान कहाँ है तो आप उसे इस प्रकार या निर्देश करेंगे, प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति। मतलब आप किसी को कैसे बताएंगे कि कहाँ है कोई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई निर्देश देंगे, कोई ना कोई संकेत देंगे, ठीक है। जो संकेत आप देंगे किसी व्यक्ति को एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए, उसी को क्या नाम दिया जाएगा, उसी को नाम दिया जाएगा निर्देश, ठीक है, निर्देशांक कहते हैं उसको।
तो अब हम इसमें समझते हैं कि इन निर्देशांक के लिए यानी हमको कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। और वो दो चीजें क्या हैं? तो एक तो आएगा अक्षांश, दूसरा आएगा देशांतर। तो हमको समझना किसके बारे में है? अक्षांश और देशांतर के बारे में, जो एग्जैक्ट में अच्छे टॉपिक अब स्टार्ट हो रहे हैं। इनको नाम देते हैं हम लोग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं अक्षांश को। अब हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर ग्लोब को देखें, ग्लोब कुछ ऐसा है हमारे पास। एक ग्लोब हमने रख दिया कि ये क्या है? ये भाई ग्लोब है, ठीक है, एक ग्लोब है। अब हम क्या देख रहे हैं इस ग्लोब में? तो हम देख रहे हैं कि ये उत्तर ध्रुव मतलब यहां पर, ठीक है, यहां पर, और साथ में अगर हम दक्षिण ध्रुव की बात करें तो यहां, ठीक है, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, ये उत्तर ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। जब घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु दो ध्रुव हैं। मतलब अगर इसको घुमाया जाए, ग्लोब को अगर हम घुमा दें पूरी तरह से, और ग्लोब को घुमाने के बाद दो पॉइंट एक जगह स्थिर रहेंगे, उन पॉइंट को नाम दिया जाएगा ध्रुव यानी पोल। और वही पोल, ऊपर वाला पोल कहलाएगा नॉर्थ पोल, नीचे वाला पोल कहलाएगा साउथ पोल, ठीक है। तो इनको नॉर्थ पोल साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में ये जो ऊपर और नीचे दो पॉइंट हैं, इनके बीच में यहां से एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन यहां से क्रॉस करेगी, इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस लाइन को नाम देते हैं इक्वेटर, दैट मीन्स भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन इसमें अभी क्रॉस हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन, भूमध्य रेखा, या फिर इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे कि विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। तो उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। मतलब ये तो हमने दिखा दिया। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कहीं खड़े हैं। अब आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापते हैं। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की अक्षांशों को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस प्रकार की रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। यानी कि जो समान अंतर होगा इनके बीच में, तो हम यानी सिंपल सी बात अगर बताएं, हम क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे कि अगर हमको देखना है तो भूमध्य रेखा तो हमने समझ लिया, ठीक है। फिर हमको क्या समझना है? हमको अगर ये समझना है, ठीक है, इसके बारे में, तो हम कहेंगे कि देखिए ये हमारे पास था ग्लोब। अब अगर इस ग्लोब में हमने देखा कि ये लाइन इक्वेटर है, तो साथ में यहां से इसी से समान अंतर, इक्वल डिस्टेंस पर और भी ऐसी लाइनें खींची गई होंगी, और ये जो और भी लाइनें हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर आ रही हैं, समान अंतर पे आ रही हैं, इन्हीं लाइनों को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इन्हीं लाइनों को हम लोग नाम दे देते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। इन्हीं को लैटिट्यूड कहते हैं। इनको समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, ठीक है, समांतर रेखा भी इनको कहते हैं। इन्हीं को लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? इनको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं? तो ये सभी इनके नाम है, अलग अलग नाम अभी इनको हमको इनमें समझने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या समझते हैं? अब आगे हमको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि अक्षांशों को अंशों की डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर हम देखें तो विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 है, जबकि दो ध्रुवों के मध्य अक्षांश 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि अक्षांश जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु गर्म, इसे उष्ण कहते हैं, और भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों के बीच की एक यात्रा करें तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। और इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी कि इनको हम ऐसे समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये हमारे पास आ गया क्या? ये हमारे पास आ गया है
एक ग्लोब। थोड़ा सा हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, कोई दूसरी स्लाइड ही ले लेते हैं। चलिए इसी पे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसी पे समझ लेते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। देखिए ये हमने क्या रख दिया भाई, ये तो हमारा हो गया ग्लोब। ग्लोब में हमने क्या देखा कि ग्लोब में हमने देखा यहां से एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन क्रॉस होती है और इस स्ट्रेट लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेटर। ऐसे ही ढेरों सारी लाइनें यहाँ से क्रॉस होती हैं, ठीक है। अब ये जो ढेरों सारी लाइनें यहाँ से क्रॉस हो रही हैं इक्वल डिस्टेंस पे, सामान्य दूरी पे, समान अंतर है इनके बीच का, तो इनको हमने नाम दे दिया लैटिट्यूड, ठीक है। बट ऐसे ही ऊपर भी लाइनें कुछ क्रॉस हो रही हैं और इनको भी हमने क्या कहा कि ये भी भाई अक्षांशी हैं, ठीक है। तो ऐसी ही लाइनें यहां से जाते हुए ये चली जाएंगी 90 डिग्री ऊपर तक और 90 डिग्री नीचे तक, ठीक है, ये लाइन। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ होगा, साउथ होगा नीचे, ठीक है, 90 डिग्री साउथ होगा और ऊपर ऐसे ही 90 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हो गया। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ एक जो है 0 डिग्री जिसको हमने नाम दिया था, तो ये हो गई 0 डिग्री, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हमने इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा का नाम दे दिया, ठीक है। बट अभी हम अगर देखें तो इस 0 डिग्री से यहां बीच के इस कुछ हिस्से तक और ऐसे ही यहां, ठीक है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, हम अपने से अलग से नाम एक दे देते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ। तो हम क्या देखते हैं कि इनके बीच का ये जो खाली स्थान ये 0 डिग्री वाला है और इनके बीच का ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा अभी हमारे पास बच रहा है, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इस खाली हिस्से को हमने भी यहाँ पे नाम दे दिया है इनका, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया है उष्ण। उष्ण क्यों, क्योंकि गर्म क्षेत्र है, तो उष्ण कटिबंध इसको हम लोग कहते हैं, उष्ण कटिबंध। ऐसे ही हमने नीचे की तरफ भी नाम दे दिया और नीचे की तरफ हमने क्या नाम दिया है, इस हिस्से को, इसको भी हमने कहा उष्णकटिबंध। बट अगर हम बात करें तो इसके थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा थोड़ा ठंडा क्षेत्र, ऐसे यहाँ भी मिलेगा ठंडा क्षेत्र, तो इनको हम नाम दे देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध। बट एकदम अगर हम लास्ट में आएंगे 90 डिग्री के पास तो बिल्कुल भाई ठंडा है, तो इनको नाम दे देंगे हम लोग शीत कटिबंध, ठीक है। यही चीजें, इनको तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में, अभी भी हमने इसको कई बार यूट्यूब पे बहुत ही डिटेल में कवर कर दिया है। आप अगर सुजीत कोचिंग क्लास के नाम से सर्च करेंगे तो ये सारी टॉपिक हमने बहुत समय पहले भी कवर करा दिया है, लेटेस्ट में भी कई बार हमने कवर कराया है, तो ये तो कवर कराया हमने। बट न्यू एनसीईआरटी आई है तो हमें लगा कि इसमें इस तरीके से कवर कराया जाए कि एहसास भी ना हो कि ये जो है जानते हैं, बड़े सिंपल वे में चलते हैं हम लोग। कहीं आपको ये फील नहीं आया होगा कि ये बड़े जो है जानते हैं इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बड़े आराम से किताब के साथ ही एक एक चीज हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। आपको ये नहीं दिखाना है कि हमको जानकारी है,
हम इसमें बहुत सारी चीजें जानते हैं, क्या मतलब है उनका, कोई नहीं, जो चीजें इसमें हैं उसी के बिहेव पे हम चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे अब हम क्या समझते हैं कि अब ऐसे ही हमने लैटिट्यूड को जो समझा, ऐसे ही हम अभी लॉन्गिट्यूड को भी समझते हैं। बट इनसे पहले कुछ चीजें आप याद रखेंगे कि इन्हीं के वजह से ऋतुएं भी बदलती हैं, मतलब एक तरीके से जो सीजन फॉर्मेशन होता है, ऋतु बदलती है, वो भी इसी के बिहेव पे। आइए पहले क्या समझते हैं, देखिए इसको नाम देते हैं ना हम लोग नॉर्थ पोल। अब ये क्या है, तो एक तरीके का एक पॉइंट है यहाँ, और यहां से ये 0 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे जितनी इधर से रेखाएं जाती हैं, ये सभी लाइनें, इनको हम देशांतर कहते हैं। ये जो सीधी लाइनें जाती हैं, ये सब देशांतर लाइनें हैं। और एक बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी यहाँ पे आपको याद रखनी है। बाकी इसमें लोकेशन वगैरह अभी आप नहीं याद रखेंगे तो चल जाएगा। अब हम देशांतर के बारे में भी समझ लेते हैं। मैंने जो आपकी बुक कहे ना, उसी के बिहेव पे समझ रहे हैं, तो ऐसा निश्चिंत होके बैठे रहिए कि सारी चीजें हम क्लियर करने के ही मकसद से आए हैं। हमने कहा कि भाई बुक को थोड़ा सा हम लोग कवर कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ऐसे भी लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, तो हमें लगता है कि हम ही लोग पढ़ लेते हैं शांति से। बहुतों ने केवल क्लास देखा, खत्म कहानी, तो बुक पढ़ना थोड़ा सा नहीं चाहते हैं, तो इसी माध्यम से बुक पढ़ लीजिए जैसे भी हो सके। देशांतर में अगर देखें तो कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सबसे छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब पर अवलोकन कीजिए कि आप पाएंगे यूरोप अफ्रीका के मार्ग से जाने वाली एशिया के मार्ग से जा सकते हैं, और दूसरी समान रेखा इन रेखाओं को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये अर्धवृत्त है जो ध्रुव से दूसरे ओर मिलती है, यानी ये जो रेखा यहाँ से जो लाल वाली गई है ना, इस लाल वाली रेखा को हम नाम क्या देते हैं, ये जो लाल वाली रेखा यहाँ से जा रही है रेड लाइन, इसको नाम देते हैं मेरिडियन लाइन। मेरिडियन लाइन मतलब खास लाइन, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम का मतलब होता है खास, मेरिडियन का मतलब यामोत्तर है। एक ऐसी खास लाइन है। इसका नाम हम रखते समय हम बताते हैं कैसे हमने इसका नाम रखा था। जी हमने ही रखा था, सुजीत सर ने इसका नाम रखा था। और ये नाम बड़े अच्छे से हमने रखा कि क्यों, क्योंकि ये बार बार रूठ जाने वाली है, तो हमने कहा भी इसका नाम हम अच्छे से रख देते हैं। पहले तो इसका नाम हमने केवल रखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रखा तो फिर ये क्या हो गई कि भाई हमारा नाम इतना अच्छा, आपको क्या जरूरत है कि इतना जो है अच्छा नाम आपको कहीं नहीं मिलता है। हमने कहा ठीक है बढ़िया नाम रखते हैं, इसका नाम हम लोग प्राइम मेरिडियन रख दिए थे, ठीक है। तो ये अक्षांश के साथ साथ देशांतर में आपको याद रखनी थी चीजें। आगे अगर बढ़ जाते हैं तो इसी को हम लोग प्रमुख यामोत्तर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो और भी एक आती है जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, एक तो आती है हमारे पास 180 डिग्री पे ऐसे पीछे लाइन आएगी, और उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे उसको। बट आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको और भी चीजें देखनी है कि जैसे कुछ स्थान हैं उनके बारे में अगर हम समझते हैं, कुछ प्लेस ऐसे हैं उनकी लोकेशन के बारे में। तो जैसे क्या क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ प्लेस हैं, जैसे इसमें आ गया पहला, हम देखते हैं पहला क्या है, तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 74 डिग्री पूर्व में। न्यूयॉर्क कहाँ है, 74 डिग्री पूर्व में। अगर बात करें इस तरीके से तो ये हो गया 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो इधर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आ जाएगा भाई कहीं ना कहीं इधर 74 डिग्री होगा। 74 डिग्री पे हमको क्या मिलेगा, न्यूयॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उस ग्लोब में अभी वहां पे चित्र होगा, आपको हम दिखाई देते हैं थोड़ा सा। 74 डिग्री कहाँ गया जी, 74 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो यहीं कहीं होगा, ठीक है।
कुछ ऐसा मान के चलिए आप कि इधर होगा ये 74 डिग्री के आसपास, ठीक है। यहाँ पे न्यूयॉर्क मिलेगा, बट इधर तो अभी ऐसे देखने में आपको इंडिया मिल रहा है, बट वैसे एग्जैक्ट में अगर हम देखेंगे तो पूर्व में कौन मिल जाएगा? अच्छा वो पश्चिम था, एक मिनट, पश्चिम रहा होगा, पूर्व नहीं होगा। न्यूयॉर्क तो रहना चाहिए पश्चिम में, बिकॉज ये किसकी राजधानी है? तो भाई ये राजधानी है अमेरिका की, तो पश्चिम में होगा, ठीक है। उसको मिलना चाहिए पश्चिम में। इस चित्र में हमको पश्चिम में मिल जाएगा, यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है बट यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 60 है तो 60 के बाद यहाँ अमेरिका की राजधानी, ठीक है। आगे बढ़ें। ऐसे ही हमको क्या देखना है, ऐसे ही हमको समझना है। यहाँ पर दिल्ली 77 डिग्री पूर्व में है, टोक्यो 140 डिग्री पूर्व में है। ये तीनों लोकेशन याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ याद रहे ना रहे, ये तीनों लोकेशन याद रहनी चाहिए। टोक्यो है 74 डिग्री पर पश्चिम में, दिल्ली है 77 डिग्री पर पूर्व में, और साथ में याद रखना है किसको? तो याद रखना है टोक्यो को। 140 डिग्री इतने को याद रखेंगे। ये सभी का जो है अक्षांश और देशांतर की लोकेशन से देख सकते हैं कि किस किस जगह रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और इतने डिग्री पूर्व अक्षांश पे स्थित है। अगर दिल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो दिल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन हम देखते हैं थोड़ा सा कि कहाँ है, तो भाई यहाँ पर है। ये समझ लीजिए कि ये हो गया ग्लोब आपका। अच्छा सर ये हमारा ग्लोब है जी, आपका ग्लोब है। यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक लाइन ए होगी 0 डिग्री। अच्छा यहाँ से तो एक लाइन ए हो गई 0 डिग्री, जिसको हमको कहाँ मिलाना है? हमको मिलाना है कुछ यूं, यहाँ हमने मिला दिया ए 0 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आई? हमने ऐसे ही ए 0 डिग्री यहाँ से मिला दिया यहाँ ऊपर। अब हमने नाम क्या दे दिया? नाम दे दिया ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब हमको पता है कि दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली को हम क्या देखेंगे? दिल्ली को देखेंगे 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, तो 29 डिग्री कुछ यहाँ होगी, 29 डिग्री कुछ इधर होगी। क्या हो रहा है? 29 डिग्री कुछ यहाँ होगी, ठीक है। यहाँ इस स्थान पे 29 डिग्री, यहाँ पर 29 डिग्री हो गई, और 77 डिग्री वो देशांतर पे है। हमने ये भी देखा 77 डिग्री देशांतर, तो 77 डिग्री देशांतर कुछ यहाँ इस तरीके से एक लाइन जाएगी। कलर इसका चेंज करते हैं, ये वाला कलर ठीक है, या फिर इधर से कोई कलर, कोई भी एक कलर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से अब जो है यहां जाएगी। अब देखिए जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है ना, यहीं पे है ये 74 डिग्री है देशांतर, ये 29 डिग्री है अक्षांश, ठीक है। और जहां एक कट करती हैं इसी को कहते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है, जहां एक दूसरे को कट करती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या देखेंगे? तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि आपकी ग्लोबिया, इसमें मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस अक्षांश और देशांतर के लगभग माप को लिखने के लिए, मतलब इसमें आपको बताना है। अब देखिए ग्रीनविच किसको कहते हैं, और ये सारी चीजें थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री यूरोप का एक छोटा सा देश है, इक्तो सा देश, देश ना कह के गांव कहें हम, तो इस देश से
मतलब लंदन के ग्रीनविच शहर से पास होती है। लंदन के ग्रीनविच शहर से पास होती है एक लाइन। यहां से पास होती है और इसी को नाम दिया जाता है ग्रीनविच। और ये 0 डिग्री है जो भूमध्य रेखा है। अब इसको नाम दिया जाता है, इसको पश्चिम गोलार्ध कहते हैं, इधर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं। ठीक है, ये इधर का है, एक इसमें का है, इसको हम पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिम गोलार्ध तो एक कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। मतलब ये ऐसे ऐसे जब बांटेंगे तो इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिम गोलार्ध, और जब इसी को ऐसे बांट देंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन और क्या क्या चीजें पूछे जा सकते हैं इसमें क्वेश्चन में, तो अब आपको एक तो काम के लिए ये याद रखना है, मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस, अक्षांश, देशांतर, ये सब चीजें आप इनका माप लिख के लाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और आगे हम बढ़ जाते हैं, तो अब हम समझ लेते हैं भारत के बारे में। और भारत के बारे में ये आपको इनकी लोकेशन बतानी है कि ये कितने कितने डिग्री अक्षांश पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या बताना है कि भाई ये किस किस डिग्री पे अभी स्थित हैं, इनके लोकेशन। उज्जैनी और प्रमुख के प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। वृत्त से अंकित गए नगरों का खगोलिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया जो महत्वपूर्ण हैं, तो उनके आधुनिक नाम और उनके नामों के साथ दिए गए हैं। ये नाम उनका बताया गया है, क्या क्या नाम था। ठीक है, और क्या नाम अभी हो गया है, ये चीजें यहाँ बताया गया है। 75.8 डिग्री पूर्व में स्थित। ठीक है, 75.8 डिग्री पूर्व में। इनकी लोकेशन बहुत जरूरी है। अब ये बताया गया है हमारे भारत के बारे में, कहां से कहां तक किस डिग्री तक फैला हुआ है। और देखिए टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन के बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अब हमको क्या समझना है, थोड़ा सा टाइम लाइन के बारे में समझ लेते हैं, जो भी 1-2 मिनट का समय लगता है। टाइम लाइन क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा। कैसे कैसे ये सब कहाँ कहाँ से आ गए। वायर है, वायर, माइक का वायर। पहला तो ये समझेंगे आप, इसको हम कल देखें, क्या 1 घंटे के आसपास की क्लास हो गई है, बची हुई चीजों को कल देखते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, 59 मिनट हो गए हैं, 1 घंटे होने वाले हैं, तो इसको अब हम लोग कल देखेंगे। ठीक, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।